हेलो दोस्तों, हिंदी वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। और इस संधि वाले चैप्टर में मैंने छोटी छोटी बातों को रखा है। और अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा है और वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उसको आप पढ़िए, फिर उसके बाद आपको संधि पढ़ना है। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं और संधि में डायरेक्ट आप आते हैं तो आपको संधि चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम लोग संधि की बात करें और इसका अगर हम विच्छेद देखें तो विच्छेद, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि संधि का विलोम क्या है, तो संधि का विलोम होता है विच्छेद, या इसी को कहा जाता है विग्रह। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और संधि का अगर हम विच्छेद देखें तो क्या होता है, तो इसका बनता है सम और धन धी। सम धन धी बराबर संधि। इसको आप नोट करिए। इसमें किस प्रकार की संधि है, संधि में किस प्रकार की संधि है, तो आप ये देख ही रहे हो, ये माँ है। माँ क्या है? ये व्यंजन है, और व्यंजन का किसी स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, तो व्यंजन के साथ इसका मेल हो रहा है। तो संधि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए कि संधि में विच्छेद, संधि का विच्छेद क्या होता है, तो सम धन धी बराबर संधि होता है। और संधि का विलोम क्या है, तो इसका विलोम जो होता है वो विच्छेद है, और विग्रह भी सही है। अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो आप विग्रह में टिक करेंगे। ठीक है। और इसी संधि का अगर हम पूछें कि शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या पूछेंगे? शाब्दिक अर्थ। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, या आप कह सकते हो मित्रता। ठीक है। आपने सुना भी होगा कि संधि का मतलब इंग्लिश में होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो इसको हम लोग इसको समझौता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समझौता। ये सब बातें नोट करिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ना, मित्रता या समझौता। संधि का विच्छेद क्या है या विग्रह क्या है, तो सम धन धी। और संधि का विलोम क्या है, तो विच्छेद या विग्रह कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग अगले पेज में चलेंगे और देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो आप आइए जरा, आप हेडिंग डालिए संधि। क्या डालेंगे हेडिंग? संधि। तो संधि में क्या लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है, संधि किसे कहते हैं, तो लिखिए जरा। दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बना विकारी शब्द, बना विकारी शब्द, बना विकारी शब्द, शब्द को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। इसको नोट करिए। यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा कि मैंने आपको जो बात बताई है, क्या बताई है? दो वर्ण। अर्थात इसमें मैंने आपको, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे संधि का मतलब होता है जोड़। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें जो शब्द होगा तो उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके मेल से बना जो आपका वर्ण होगा या जो बना विकारी शब्द होगा, तो इसको ही क्या कहते हैं? संधि। ये मेरा कहना है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है। जैसे एक उदाहरण पे है, जैसे मान लिया इस शब्द का अंतिम अक्षर आपका आ है और इसका अंतिम आपका जो वर्ण है वो ई है, तो जो आ और ई का मेल बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? विकारी आपको वर्ण भी हो सकता है और शब्द। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि जो है, जैसे इसी में एक डिफिनेशन पूछते हैं समास, तो समास में क्या होता है? दो शब्द आपस में मिलते हैं, और संधि में क्या है? यहाँ पे दो वर्ण मिलते हैं आपस में। ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है दो वर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वर्ण, अगर हम पूछें आपसे, पहली वाली क्लास वर्णमाला वाले में पढ़ाया था मैंने आपको, तो वर्ण मैंने आपको बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका स्वर और एक आपका क्या होता है? व्यंजन।
ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो पढ़ाया था। तो चलिए अगले वाले पेज में हम चलते हैं कि जो वर्ण है, दो वर्ण आपका दिया गया है। तो जो वर्ण है इसमें मैंने आपको कौन कौन से बताए? दो प्रकार, एक बताया आपको स्वर और एक बताया आपका व्यंजन। व्यंजन, अगर हम स्वर की बात करें तो कितने स्वर हैं आपके पास? 11 स्वर हैं। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो कितने व्यंजन हैं आपके पास? 33 व्यंजन हैं। ये आपको पिछली वाली क्लास में बताया गया था कि 33 व्यंजन है और 11 आपके पास स्वर है। फिर अगर हम अगली क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें अगर हमको अगला बताना होगा तो हम बात करते हैं कि संधि। तो डिफिनेशन मैंने कर लिया कि दो वर्णों के मेल से बने हुए विकारी वर्ण या शब्द को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अगले वाली क्लास में क्या बताएंगे, इसमें अगले वर्ष में क्या बताएंगे? अब हम ये बताएंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 संधि के प्रकार। संधि के प्रकार आप इसको नोट करिए जरा, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की। अब कौन कौन से प्रकार हैं इनके, तो आप नोट करिए। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 1 है स्वर संधि। नंबर 2 पे है व्यंजन संधि और नंबर 3 पे है विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। अगर हम बात करें आपसे कि ये 3 ही प्रकार की संधियां क्यों होती हैं, 5-6 प्रकार की क्यों नहीं होती हैं, तो इसका एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि जो संधियां होती हैं वो वर्णों का मेल है। तो वर्ण कितने आपके पास? 44 है और 44 भी कितने हैं? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि ये 3 प्रकार के क्यों होते हैं, तो आपसे जो आपको इसको नोट बना के लिखना चाहो तो आप नोट लिख सकते हैं कि 3 ही प्रकार के क्यों होते हैं स्वर आपके पास, ये संधियां। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम 11 स्वर की बात करें, कितने स्वर हैं? 11। और कितने व्यंजन हैं आपके पास? तो व्यंजन है आपके पास 33। तो यही आपस में मिलेंगे और यही आपके क्या है? वर्ण है। अभी आपने कहा था। तो अगर हम बात करें कि ये 3 ही प्रकार क्यों होते हैं, तो हम देखते हैं ऐसे कि अगर हम किसी स्वर का और किसी स्वर से मेल करा दें, ठीक है, स्वर का स्वर से मेल करा दें, या हम कह सकते हैं कि स्वर का मेल हम व्यंजन से करा दें, हो सकता है, हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहले अगर व्यंजन आ जाए और बाद में आपका स्वर आ जाए, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि पहले व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो, मतलब पहले पद में भी अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। और ये भी कह सकते हैं कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और पहला क्या हो? स्वर हो, या पहले पद में अंतिम वर्ण विसर्ग हो और इसके बाद में क्या हो? व्यंजन हो, व्यंजन हो। तो ये कैटेगरीज देखिए आपके पास 6 हैं। तो इसमें जो ये प्रकार का व्यंजन आपका जो है, इसको आप नोट करिए जरा, जिसका स्वर का मेल स्वर से हो जाए, स्वर का मेल किससे हो जाए? स्वर से हो जाए, स्वर का मेल स्वर से हो जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा कौन सी संधि होती है, यहाँ पे कौन सी संधि होगी। और अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए या व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, यहाँ पे कौन सी संधि होगी। और यहाँ पे विसर्ग का मेल स्वर से हो जाए या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो जाए, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी। तो यही 3 कैटेगरीज बनती हैं पूरे 44 वर्णों में, बस इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं बनती है। तो आप इसको लिखिए जरा, ये केवल बनती है आपकी स्वर संधि की। ये किसका उदाहरण है? ऐसा केवल आपका स्वर संधि में देखा जाता है। और जो ये दूसरी कैटेगरीज है आपकी, ये स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, तो इस प्रकार की संधि को हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन संधि। और अगर हम बात करें तीसरे की, तो विसर्ग का मेल स्वर से हो जाए या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो जाए। हाँ, विसर्ग कभी बाद वाले पद में नहीं आएगा, पहला विसर्ग पहले ही आएगा। तो इसका जो कैटेगरीज है, तो ये केवल आपका बन जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी बनेगी बेटा? विसर्ग संधि बन जाएगी। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आगे आपको लिखते हैं।
अगर हम फिर आगे बात करें इसमें से थोड़ी सी, कि अब मैंने आपको तीन कैटेगरीज, मतलब संधि कितने प्रकार हैं, संधि के तीन प्रकार हैं। एक है आपके पास स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब इन तीन कैटेगरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। कौन सी? तो आप राइट डाउन हो जाइए और आप सबसे पहले हेडिंग डालिए स्वर संधि। क्या डालेंगे हेडा? स्वर संधि। ठीक है, आप हेडिंग डालिए, पहला लिखिए जरा स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि की डिफिनेशन लिखिए जरा, लिखो जरा। जब, लिखिए जरा, जब स्वर का मेल, स्वर का मेल, जब स्वर का मेल स्वर से ही हो, से स्वर का मेल स्वर से ही हो, तो स्वर से ही, स्वर से ही हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, कहते हैं। अब बात यह है कि ये मैंने जो आपको लिखा है कि जब स्वर का मेल स्वर से ही हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये पद होगा प्लस होगा और दूसरा पद होगा। ठीक है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो? आपका स्वर हो। क्या बेटा हो? स्वर हो। और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो। समझ में आ रहा है? मतलब ये स्वर किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 स्वर हैं। मतलब इनमें से कोई भी आ जाए और इनका मेल हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे आपको अगर बताना चाहें तो कि स्वर संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है, तो आप राइट डाउन हो जाइए और इसमें लिखिए स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो आप नोट करके लिखिए जरा, आप स्टार बना के लिखिए जरा। स्वर संधि के प्रकार आप लिखो जरा, स्वर संधि के, स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि के जो प्रकार हैं ये कितने भागों में बांटे गए हैं? तो आप लिखिए जरा, इन्हें 5 भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसको आप नोट करिए। और कौन कौन से प्रकार हैं तो इसको भी आप राइट डाउन करिए जरा, लिखिए जरा। सबसे पहला आता है आपका दीर्घ संधि। कौन सी आती है? दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा है? तो आप नोट करिए जरा, गुण संधि, गुण संधि। और तीसरा कौन सा है आपका? ये बेटा आपका वृद्ध संधि है, वृद्ध संधि। और चौथा कौन सा है आपका? तो ये आपका है यण संधि, यण संधि। और पांचवा बेटा कौन सा है आपका? तो ये है आपका अयाद संधि। कौन सा बेटा? अयाद संधि। नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, लेकिन आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि। अब स्वर कितने हैं आपके पास? तो स्वर आपके पास 11 स्वर तो हैं। कितने स्वर हैं? 11। अब इन 11 वर्णों का मेल जो है कितने प्रकार से हो सकता है? तो वो 5 प्रकार से हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अगर इसके अलावा होता तो यहाँ पे इसके प्रकार बढ़ जाते, लेकिन इन 11 वर्णों का मेल केवल 5 प्रकार से हो सकता है। इसीलिए स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप देखिए जरा कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं। देखिए इधर, जैसे मैं कहूं कि जो स्वर संधि है इसके 5 प्रकार, अब देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे 11 स्वर कौन से हैं? तो ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। आ है, ई, ओ, री, फिर ए, ओ, औ। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें केवल इसको उठाएं, आ को, तो अगर हम आ को उठाएं और आ का मेल आ से ही करवाएं, क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि आ स्वर का मेल से स्वर से होता है, तो तभी
आपका स्वर संधि होगा। और अगर हम इस आ का मेल आ से करवा दें तो ये जो परिणाम निकलेगा ये बड़ा आ बनेगा। और इस आ में, बड़े आ में अगर हम बड़े आ का मेल करवाएं तब भी इसका परिणाम बड़ा आ ही होगा। अगर हम इस ई में ई का मेल करवाएं तब जो इसका परिणाम होगा वो बड़ी ई होगा। और बड़ी ई का में हम अगर बड़ी ई मिलवाएं तब भी इसका परिणाम क्या होगा, बड़ी ई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर हम ऐसे मिलाएं, छोटा बड़ा, तब भी इसका परिणाम बड़ा, या पहले बड़ा और फिर छोटा मिलाएं तब भी इसका परिणाम बड़ा या छोटी ई का मेल छोटी ई से कराएं तो बड़ी ई, या छोटी ई बड़ी ई का मेल करवाएं तब भी बड़ी ई, या बड़ी ई और ये छोटी ई का मेल करवाएं तब भी बड़ी ई। ठीक है। इसी प्रकार छोटा ऊ का मेल अगर हम छोटा ऊ से करवाएं तो इसका परिणाम आपका आएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मेल अगर हम बड़ा ऊ से करवाएं तो इसका भी परिणाम आएगा बड़ा ऊ। और इसी प्रकार अगर हम बड़ा ऊ पहले छोटा ऊ कर लें और बड़ा ऊ बाद में करें तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि ये ऐसे स्वर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, आपने जब स्वर मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको सजाती स्वर कहा गया है और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको विजाती स्वर कहा गया है। तो ये कैसे स्वर हैं, ये सजाती स्वर हैं। कैसे बेटा, सजाती स्वर हैं। तो जो इस प्रकार के स्वर होंगे, ठीक है, जो इस प्रकार के स्वर होंगे, इस प्रकार का जो मेल होगा, तो वो जो मेल होगा वो किस प्रकार का मेल होगा, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं इसको दीर्घ संधि में। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, दीर्घ संधि में पढ़ते हैं। इसको आप नोट करिए, ये किस में पढ़ते हैं, इसको दीर्घ संधि में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं इसको, दीर्घ संधि में। ठीक है। अब देखिए इधर हम बात करते हैं ए और ऐ की। किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, इसको आप देखिए जरा। मैंने कहा था ये पहली क्लास में आपको बताया गया है ए। अब ए कैसे बना हुआ है, तो ये आ और प्लस ई से बना हुआ है। ओके, आ प्लस ई से बना हुआ है। अब अगर हम बात करें कि ये मैंने ए उठाया है, अब मैं अगर उठा दूं ओ, तो ओ कैसे बना है, ओ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं आ और प्लस छोटा ऊ, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ओ का निर्माण हुआ है। तो जो हम बात करेंगे अगर कि तो अगर हम इनकी बात करें तो ये किस प्रकार की संधि में आएगा, ये गुण संधि का नियम है। किसका नियम है, गुण संधि का नियम है। और इसी में अगर हम देखें, यदि आ का मेल हम री से करा दें, किसका मेल करा दें, यदि हम जो आपका री है ये री, और इसका मेल हम किससे करा दें, आ और री से करा दें, री करा दें, तो जो ये है, ये जो है ये री है, ये आपका जो बन जाएगा ये अर्र का आता है, एक अर्र आता है, अर्र का साउंड जैसा होगा तो वो बनेगा आपका। ठीक है। और अगर हम ऐ और ओ की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ लिखूं, इधर लिखूं, देखिए इधर ऐ कैसे बनता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो आ होता है और इसका मेल अगर हम ऐ से कर दें तो ये ऐ का निर्माण होता है, और जो औ का निर्माण होता है ये किससे होता है, तो ये आ और प्लस जो ओ होता है, अगर हम इसका मेल करा दें तो ये औ का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो बनता है, ये बनता है आपका वृद्ध संधि। ये कौन सा बेटा बनता है, वृद्ध संधि बनता है। ठीक है। और अगर हम, ये तो मैंने आपको 3 प्रकार की संधियां बता दी, और इसके बाद आपका आता है यण संधि और इसके बाद आता है आपका आयात संधि। तो हम लोग एक एक प्रकार के नियम पढ़ेंगे, तो आप देखिए जरा, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट ये करेंगे, देखिए इधर ये पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, चौथा है आपका यण संधि और पांचवा कौन सा है, आयात संधि। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। आप हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। कौन सी डालेंगे, दीर्घ संधि। सबसे पहला नियम लिखिए जरा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में जो आपका नियम है वो क्या कहता है कि लिखो जरा, इसमें नोट करिए जरा, आ क्या लिखेंगे, आ ई और उ के बाद समान स्वर ही आवे, समान स्वर से
मेल हो, समान स्वर से मेल हो, आ आ इ उ के बाद समान स्वर से मेल हो तो वहां दीर्घ संधि होगी। तो वहां दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब कैसे होगी इसको भी सुन लीजिए जरा। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए आप। उदाहरण आपके पास बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग लिखते हो विद्यालय, विद्यालय क्या लिखते हो बेटा? विद्यालय। और विद्यालय का जो विच्छेद बनेगा वो क्या बनता है? विद्याधन आलय। क्या बनता है बेटा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखिए इस या में विद्या, या में कौन सी मात्रा लगी हुई है आपको बताना है, कौन सा स्वर है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो स्वर है ये बड़ा आ है, और यहाँ पे आलय में कौन सा आपका स्वर है? यहाँ भी बड़ा आ है, और इनके मेल से जो बना हुआ है ये कौन सा बना है? बड़ा। कौन सा बना हुआ है? बड़ा। तो यही तो आपको बताया जा रहा है कि आ इ उ के बाद समान स्वर से मेल हो, मतलब आ के बाद आ ही आवे, ई के बाद ई ही आवे, और ऊ के बाद अगर ऊ ही आता है तो अगर इनका मेल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दीर्घ संधि। ठीक है बेटा? उदाहरण के तौर पे मैंने आपको लिखवा दिया है। क्या लिखवाया है? जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, अर्थात विद्या का जो आपका ये बड़ा आ है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे विद्या, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ण विच्छेद आप नहीं पढ़ेंगे तो कतई नहीं आएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। तो विद्या जो लिखा हुआ है विद्यालय में, अगर इसका हमको वर्ण विच्छेद पढ़ना है तो यहाँ पे है आधा क्या है, पूरा क्या है, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वा, और वा में कौन सा स्वर लगा है? छोटी की मात्रा लगी है। फिर क्या बना है? तो यहाँ पे ये फिर दा बना है, और दा कैसा है? आधा है। और फिर क्या बना है? यहाँ पे या है, और या में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ा आ है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे या है, और या में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े आ की, मतलब बड़ा स्वर है, बड़ा आ का स्वर है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। और फिर आपका आ जाएगा ला, और ला में आपका छोटा आ है, और फिर आपका आ जाएगा या। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको आपको बताना है। ठीक है? अगर समझ में नहीं आई तो पिछली वाली क्लास को आपको देखना पड़ेगा, और अगर नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा? इसको भी आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, तो नहीं तो समझ में आपको नहीं आने वाला है। ठीक है? तो इसको भी आपको देखना है, अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको भी आपको देखना है। ठीक है? अगला क्लास देखते हैं, अगली लाइन में देखते हैं हम लोग क्या देखना है हमको। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बिगाड़ दें पहले। कैसे जाएगा? ठीक है, अब चलो इसको बिगाड़ दे पहले हम लोग। ये अब हम लोग चलेंगे ये, तो ये आपका हो गया दीर्घ संधि। अब दूसरी हेडिंग डालिए आप, वृद्ध संधि। क्या डालेंगे हम लोग? वृद्ध संधि। ठीक है? नहीं, दूसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी गुण संधि। कौन सी पड़ेगी? आप डालिए जरा दूसरी हेडिंग, प्रैक्टिस बाद में करेंगे हम लोग। आप दूसरी डालिए गुण संधि। गुण संधि। और गुण संधि में क्या नियम कहता है सुनो जरा। डिफिनेशन नहीं लिखना है, केवल आपको नियम लिखने हैं, और इसका सार्टिक कैसे है वो आपको सीखना है। गुण संधि में अगर हम देखते हैं इसको, गुण संधि को कैसे लिखेंगे देखिए जरा। यदि आ के बाद ई, चाहे छोटी ई आवे चाहे बड़ी ई आवे, या उ चाहे छोटा ऊ आवे चाहे बड़ा ऊ आवे, या री ये आ जाए, तो क्या होगा? अगर आ का मेल ई से हो रहा है, अगर आ का मेल ई से हो रहा है तो फिर ये एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी मात्रा में? एक ही मात्रा। और एक ही मात्रा लगती कैसे है? ऐसे। ठीक है? और आ के बाद यदि उ आता है
तो ये जो है ये ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। और आ के बाद यदि री आता है तो इसमें अर्र जैसी एक ध्वनि निकलती है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो गुण संधि, हाँ ये भी समझ लीजिए कि जब री और री का मेल होता है तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी में इसका मेल नहीं होता, ये बड़ी री बन जाती है। और बड़ी री का उल्लेख हिंदी भाषा में नहीं है, ये कहाँ पे है, संस्कृत भाषा में है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो री, इसको आप जानिए जरा, इसमें अर् जैसी ध्वनि निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं, मैं री वाला ही उठा लेता हूं, महर्षि आप लिखते हो, महर्षि, क्या पढ़ते हो, महर्षि। तो इसका विच्छेद क्या बनेगा, इसको देखिए जरा, विच्छेद क्या बनने वाला है इसका। जो महर्षि है ये कैसे बनेगा जरा देखिए जरा। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं महाधन ऋषि, क्या पढ़ते हैं, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ हा में कौन सा स्वर लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा आ है, और यहाँ पे ये क्या है आपका री है, री है। और जब इसको आप दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, ऐसे दोनों को मिलाएंगे तो ये किसका निर्माण करेगा। तो आपने ये देखिए, एक यहाँ पे एक वर्ण आता है आपका, ये अर, क्या आएगा, अर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका महर्षि, क्या बनेगा, महर्षि, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ये जो रा लगी हुई है ये आधी है, इसी को मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था कि जो ये रा लगी हुई है, इस रा को हम लोग बोलते हैं रेफ वाली रा। क्या बोलते हैं इसको, रेफ वाली रा, रेफ वाली रा। और रेफ वाली रा कैसी होती है, आधी होती है। इसीलिए जो है महर्षि में क्या है, जो ये रा है ये कहाँ से आई है, जब आ और री का मेल होता है तो यहाँ पे छोटा और रा बिना स्वर के हो जाती है, इसीलिए इसका जो विच्छेद बनता है ये बन जाता है आपका महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अब आइए जरा तीसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिस इसका और बाद में करवाएंगे, केवल एक एक उदाहरण उठा रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखिए जरा क्या है, तीसरा आपका जो है बहुत बेहतरीन है, और इसमें देखिए जरा तीसरा पॉइंट आपका है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसको भी आप नोट करिए, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि वेरी वेरी सिंपल है, कैसे आप जान पाएंगे कैसे सिंपल है, तो इसका भी एक पॉइंट्स है, इसको भी आप नोट करिए जरा। यदि अ के बाद, यदि, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये केवल मेरे पास ही मिलेगा। यदि अ के बाद, यदि अ के बाद, अब देखिए ई उ और री वहां मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, ई उ और री। अब यहाँ पे क्या आएगा, अ के बाद ए आए, क्या आएगा, ए आए, और ओ औ, ये अगर आ जाए, ये अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है, वही होगा। देखिए इधर, अगर अ का चाहे आ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसके बाद चाहे ए आवे चाहे अ आवे, तो उससे जो बनेगा वो हमेशा अ ही बनेगा, और अ की मात्रा बनती है ऐसे, और अ बनता है आपका ऐसे, ठीक है। और अ के बाद चाहे ओ आवे चाहे औ आवे, ये देखिए इधर, चाहे ओ आवे चाहे औ आवे, ठीक है, तो फिर इसका जो बनेगा वो पॉइंट्स बनेगा आपका ऐसे। कैसे बनेगा, इसको भी नोट करिए जरा, ये बनेगा आपका ओ, औ, और औ की मात्रा बनती है ऐसे, ऐसे। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल में लिखिए जरा, जैसे लिखा हो एकाएक, क्या लिखा हो, बहुत बढ़िया उदाहरण है, एकाएक, एकाएक, क्या होगा विच्छेद, जरा बताइए जरा, आप लोग बताइए जरा क्या होगा। तो इसका जो विच्छेद बनेगा वो बनेगा एक धन एक, क्या बनेगा, एक धन एक। अब देखिए जरा, एक धन एक जो बना हुआ है, तो इसमें जो का है, का में कौन सी मात्रा लगी हुई है आपको बताना है, का में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बताइए जरा कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा स्वर है इसमें, तो छोटा आ है। और इस ए में कौन सा, ये तो खुदे स्वर है, तो ये बन जाएगा आपका ए। और ए और आ
इन दोनों का जो मेल होगा वो अभी आपको बताया गया। अ के बाद यदि ए आता है तो कौन सी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखते हैं ऐसे, और चाहे आप लिखो ऐसे। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये तो हो गया आपका, अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें तो ये देखिए ए आपका हो गया, ये ए, फिर है आपका का, और का में जो आ है और ये ए है, इनसे बना है आपका ए, आई की मात्रा, तो ये हो गया और आपका बचा क्या, का, तो ये बन जाएगा आपका एक एक। ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। इसी में दूसरा उदाहरण जैसे हम ले लें, जैसे होता है तथैव। क्या होता है बेटा, तथैव। तो इसको, इसका नियम तो सेम ऐसा ही है, लेकिन अगर इसको अगर हम ऐसे लिख दें तथैव, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ये कौन सी प्रकार की संधि है। एक तथैव मैंने ऐसे लिखा है और एक तथैव मैंने ऐसे लिखा है, दोनों सही है। आपको बताना है, ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि ये किस प्रकार का उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। और अगला उदाहरण आपके लिए, अगला जो नंबर है वृद्धि संधि आपका खत्म, उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, यण संधि में। कौन से संधि चलेंगे, यण संधि। तो आपका चौथा क्रम जो है वो बनेगा आपका यण संधि। इसको भी आप नोट कर लीजिए। यण संधि के बाद एक ही बचेगा आपका, तो स्वर संधि खत्म हो जाएगी। यण संधि का नियम जो कहता है वो क्या कहता है, इसको भी सुन लीजिए क्या है, सुनिए जरा। इसका ये बनता है, जैसे हम लोग बात करें ई की, किसकी बात करेंगे, ई, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी। इसमें देखिए ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, या उ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, या री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, तो ई या में, उ वा में, और री रा में आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग कैसे समझेंगे, जरा देखिए जरा। इसको समझने के लिए हम एक ये एग्जाम्पल लेते हैं बहुत प्यारा सा। जैसे आप लोग लिखते हो स्वागत, क्या लिखते हो बेटा, स्वागत। अगर इसी स्वागत का हम लोग संधि विच्छेद करें या विग्रह करें तो क्या बनेगा इसका, देखिए इधर। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो बहुत प्यारा सा विच्छेद बनेगा, और लड़के इसको गलत कर देते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए जरा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसका विच्छेद होगा सुधन आगत। क्या बनेगा, सुधन आगत बराबर स्वागत। कैसे बना है इसको समझिए जरा। यहां पे देखिए इधर मैंने क्या किया है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देखें इसका, इसीलिए मैंने कहा था वर्ण विच्छेद पढ़ लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्वागत का आप विच्छेद करिए जरा, वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आदि सा है तो हलंत लगेगा, फिर क्या लिखा हुआ है, वाह बनाएंगे, वाह से स्वर को अलग कर लेंगे तो आपका आधा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बड़ा। और फिर क्या लिखा हुआ है, गा है, और गा से अगर हम स्वर को अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये, और बाद में आपका ता है। छोड़िए उसको, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए इधर इस व्यंजन के बाद आपकी कौन सी मात्रा आई हुई है, आ। और ये वाह है, आपने अभी देखा है कि वाह का निर्माण कैसे हुआ है, तो उ से हुआ है। अर्थात इस वाह की जगह पर या तो हम छोटा ऊ लगा दें और या तो बड़ा ऊ लगा दें। यस कि नो, आप बताइए जरा। उ के बाद कोई असमान स्वर आता है, उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उ वाह में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो वाह है वो छोटा ऊ और बड़े ऊ में कन्वर्ट हो सकता है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आप बताइए जरा। वह छोटा ऊ या बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस वाह को छोटा ऊ में या बड़ा ऊ में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर आपके पास क्या बचा हुआ है, आगत। क्या बचा हुआ है, आगत। तो ये बचा हुआ है आपके पास आगत, और इधर क्या बचा है, अब देखिए इधर ये व्यंजन है, उसके बाद आपका ये स्वर है। तो व्यंजन के बाद अगर स्वर है तो ये स्वर किसके साथ हो जाएगा, व्यंजन के साथ। तो इस जो सा है इसमें छोटा ऊ और या बड़ा ऊ लग सकता है। आप बताइए, अगर सु ऐसे लिख देंगे और या सु ऐसे लिख दें तो इसमें कौन सा सही माना जाएगा, तो सु दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर ये सु ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नहर। क्या मतलब होता है, नहर। और इसका मतलब होता है कि जो आपको जो है आपके लिए जो पहले से इंतजाम किया गया है स्वागत के लिए वो ऐसा है। मतलब इसको लोग हम लोग बोल सकते हैं कि स्वागत के तौर पर जो आपके लिए यूज किया गया है। तो आपका सही वर्ण ये भी है, यही है, लेकिन इसमें प्रयोग कौन सा होगा, तो हम लोग छोटा ऊ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका शब्द दिया गया है स्वागत,
इस तौर पर ये सही है, और इस तौर पर अगर नहर की बात हम करते तो फिर हम ये बड़ा ऊ की मात्रा लगाते। ये है आपका स्वागत। इसी प्रकार एक मैंने उदाहरण और आपके लिए लाया हूं। देखिए जरा, जैसे लिखा हो न्यून, क्या लिखा हो बेटा? न्यून। अगर हम इसकी बात करें तो फिर इसका विच्छेद क्या बनेगा? तो सुन लीजिए, इधर मेरी बात सुनिए अच्छे से। इसका बनेगा नी धन ऊन। क्या बनेगा बेटा? नी धन ऊन। अब कैसे बना है इसको भी देख लीजिए। पहले इसको आप देखिए जरा, मैं आपसे, ठीक है, पहले इसको बिगाड़ दूं फिर आगे बढ़ूं। आप न्यून को देखिए जरा, न्यून का विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, कैसे होगा ये आप देखिए। अगर हम बात करें न्यून की, किसकी बात कर रहा हूं? न्यून। अब अगर हम न्यून की बात करें तो आप इसका पहले वर्ण विच्छेद करिए। तो क्या लिखा हुआ है? आधी ना है, और फिर क्या लिखा हुआ है? या, और या में कौन सी मात्रा लगी? बड़े ऊ की मात्रा लगी है, न्यून, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। और फिर क्या लिखा हुआ है? ना। अब आपको बताना है कि जो या का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन है, इसलिए इसमें देखना पड़ेगा कि या जो है ये किससे बना है। तो इधर आइए आप अपने सेंटेंस पे, या का निर्माण कैसे हुआ है? तो या का निर्माण जो हुआ है ये छोटी ई या तो बड़ी ई से हुआ है। तो आप यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा लीजिए या तो बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिए। तो फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे व्यंजन है, ये है स्वर, तो इसमें हम लोग नी ऐसे भी लिख सकते हैं और नी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नी गलत है आपका और ये नी आपका क्या है? सही है। बचा क्या? ऊन। तो ये आपका हो जाएगा नी धन ऊन बराबर न्यून। ये है तरीका आपका यड़ संधि का निकालने का नियम। कोई भी शब्द अगर है ऐसा तो हम लोग इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे। अगला आपका एक लास्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि का लास्ट नियम, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अयाद संधि। तो आप अगला पॉइंट लिखिए जरा, अयाद संधि। पांचवा पॉइंट है अयाद संधि। अयाद संधि। और अयाद संधि का नियम क्या है? बहुत जबरदस्त है। देखिए इधर, इसमें क्या होता है कि अयाद संधि का नियम ये कहता है कि यदि ए ऐ और ओ ओ, ओ औ, ए ऐ और ओ औ के बाद कोई स्वर आवे, चाहे ये भी आ सकते हैं इसमें, कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आवे, कोई भी स्वर आवे, ठीक है? तो क्या होगा इसको आप नोट करिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इसके बाद अगर कोई आता है तो जो ए है वो आय में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आय है वो आय में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओ है वो औ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आव है वो आव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त नियम है और ऐसा नियम आपको मेरे ही पास मिलेगा, अन्यथा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? और इसकी हम बात करते हैं उदाहरण की। जैसे उदाहरण है आपके पास, उदाहरण के तौर पर हम लोग आपको ले चलते हैं। उदाहरण देखिएगा, ये नियम है आपके पास अयाद संधि का। और अब देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जरा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेता हूं, बहुत अच्छा शब्द है, एक नयन शब्द है, नयन। नयन तो अयाद संधि में मेरी अगर आपको राय पूछे तो अयाद संधि का कभी भी उदाहरण आपको मिलता है तो कभी भी डायरेक्ट मत करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला अयाद संधि का अगर निकालना है तो इसका आप वर्ण विच्छेद ही कर दीजिए, मेरी सलाह मानो तो आप वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या है? ना, और ना में कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटा। और फिर क्या लिखा हुआ है? अय, या, और या में कौन सा आपका लगा हुआ है? छोटा। और फिर क्या आपका लिखा हुआ है? ना। तो लास्ट वाले को आप ना अलग करिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर एक आपके पास खुद आंसर बन के आ गया है, आप इसको नोट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पास देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इसको आप नोट करिए जरा। यहाँ पे देखिए ये मिल गया आपको पास अय, और देखिए जरा अय जो बना है वो किससे बना है? ए की मात्रा से बना है। तो इसकी जगह में हम ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ये व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। तो स्वर किसके ऊपर चढ़ता है? व्यंजन के ऊपर। तो ये बनेगा आपका ने, और प्लस बचा के आपके पास अन। तो ये आपका इसका हो गया विच्छेद। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर आ गया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो फिर इलाज कराइए अपना। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला है, जैसे हम लोग एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं इसमें, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। एक दूसरा मैं उदाहरण अगर आपका ले लूं तो बहुत अच्छा प्यारा सा उदाहरण है, और इस उदाहरण में आपसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा सुनिए जरा। देखिए इधर उदाहरण आपके लिए है, दूसरा उदाहरण है, दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे लिखा हो पवन। क्या लिखा हो बेटा? पवन। अब मेरी राय वही है, आप पहले इसका वर्ण विच्छेद करिए, क्या बनेगा बेटा? पा। पा आपका आधा हो जाएगा, और फिर इसमें मात्रा कौन सी है? छोटा आ। फिर क्या बना है? वाह आपकी आधी हो जाएगी, और इसका स्वर अलग हो जाएगा। सबसे लास्ट वाले का स्वर अलग करिए, चाहे ना अलग करिए, आपका काम फिट रहेगा, आप दुनिया के सबसे बड़े हीरो कहलाएंगे। अब देखिए इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है औ। और मैंने आपको पिछली क्लास इसी में आपको बताया है कि जो औ का निर्माण हुआ है वो कैसे बना है। तो औ का निर्माण ओ से हुआ है, अर्थात क्या बेटा हम इसको जो है क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या इन दोनों की जगह पर क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लोग, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए जरा फिर से देख लीजिए, औ का निर्माण किससे हुआ है? ओ से। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या हंस रहा है? ठीक है, तो देखिए जरा, ये बन जाएगा आपका ओ। इसकी जगह पे हम ओ की मात्रा लगा सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ की मात्रा। तो जो ये व्यंजन है और ये हो गया स्वर, तो ये कहाँ चला जाएगा? स्वर के व्यंजन के पास चला जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा पो, और बचा क्या आपके पास? अन। तो ये इसका विच्छेद हो जाएगा। तो जब कभी तुमसे पवन से का विग्रह पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? पो धन अन बराबर पवन। स्वर संधि का समापन हो गया है। कल हम लोग क्लास में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी है बताना है, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लाइक का बटन दबाना है। ठीक है, और नहीं दबाओगे तो फिर व्यंजन संधि नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।